हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग जेपीसीजेड के 2024 के जो कि 2026 में हुआ है उसके कुछ सवाल और डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक कोड बी के। आगे के कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं ताकि वीडियो में बने रहें। है क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें हमें दे रखा है क्या, हमें पूछा गया है द रेडियल नोड। यहाँ पे रेडिकल लिखा हुआ था, ये रेडिकल नहीं है, रेडियल नोड होगा। द रेडियल नोड प्रेजेंट इन 5f ऑर्बिटल। तो हमें पता है जो रेडियल नोड होता है वो कैसे निकाला जाता है। रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। एन जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है ना। तो 5f के लिए जो n की वैल्यू है वो 5 है, l की वैल्यू जो है वो 3 है। तो 5 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो 5 माइनस 3 माइनस 1 जो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, 1, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। हमें कौन कौन सा स्पीसीज दे रखा है, NH3, PtCl4 2 माइनस एंड PCl5, और उसके बाद हमें दे रखा है BCl3। तो NH3 का हमें पता है sp3 होता है, राइट। NH3 का क्या होता है, sp3, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होते हैं। और सिर्फ sp3 फर्स्ट ऑप्शन में जो sp3 है फर्स्ट में वो सिर्फ बी ऑप्शन में, तो ऐसे ही ये तुरंत हो जाता है ना। PtCl4 में जो Cl माइनस होता है प्लेटिनम +2 के साथ, वो SFL की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, और स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे DsP2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। PCl5 है हमारे पास, जिसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 5 हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन इसके sp3d हो जाएंगे। BCl3 जिसके स्टेरिक नंबर 3 होंगे, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा, है ना। तो आंसर बी होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी अमंग द फॉलोइंग। एक तो सबसे पहले यहाँ पे डिक्रीजिंग पूछा गया और ऑर्डर इंक्रीजिंग दे रखा है ना। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब भी थर्मल स्टेबिलिटी पूछा जाए, थर्मल स्टेबिलिटी पूछा जाए तो हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान देखना है कि एनायन कौन सा है ना। तो एनायन अगर मोनो एटॉमिक हो, अगर एनायन मोनो एटॉमिक हो तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो एनायन है वो पॉली एटॉमिक है, अगर पॉली एटॉमिक है तो हमें कैसे देखना पड़ता है, तो पॉली एटॉमिक के लिए हमें देखना पड़ेगा पोलराइजेशन से, पोलराइजेशन से, ठीक है। पोलराइजेशन से देख लेंगे। पोलराइजेशन किसका, तो बॉन्ड की जो पोलराइजेशन हो रहेगी उसके देखेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे एनायन जो है सब फिक्स है, सल्फेट है, तो हमें कैटायन की पोलराइजिंग पावर से देखनी पड़ेगी। अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा होगा कैटायन का, ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा होंगे, राइट, पोलराइजेशन भी ज़्यादा होंगे। तो पोलराइजिंग पावर हम कैसे देखते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। जितना ज़्यादा कैटायन पे चार्ज होगा पोलराइजिबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो चार्ज हम देखें तो सब में सेम चार्ज आ रहा है। बेरिलियम +2 है हमारे पास, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, स्ट्रॉन्सियम +2 और कैल्शियम +2 है हमारे पास, है ना। तो सारे +2 चार्ज है। फिर हमें अगर चार्ज सेम हो गया तो हम कैसे देखते हैं, तो चार्ज सेम हो गया तो हम साइज से देखते हैं। तो साइज़ जिसकी छोटी होगी, कैटायन की साइज़ जितनी छोटी होगी उसकी पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी, है ना, पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन यहाँ पे किसका हो जाएगा, बेरिलियम फर्स्ट में आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्सियम। तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा पोलराइजेशन। अगर बेरिलियम का पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएंगे, है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा वो पोलराइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, पोलराइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्सियम का सबसे ज़्यादा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल हमें कंपेयर करना है XPX बॉन्ड के, है ना। तो हमें पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं, जैसे फॉस्फोरस तो सब में फिक्स है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ इनके बॉन्ड है। तो अगर साइज बढ़ता जाएगा, साइड एटम के अगर साइज बढ़ेंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ने से इसके बॉन्ड एंगल भी बढ़ते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा हमारे पास PI3 का, फिर PBr3 के, फिर PCl3 के, और फिर PF3 के, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा PF3 का, सबसे ज़्यादा PI3 के। तो आंसर इसमें हो जाएंगे डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
जिसमें 60 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि मॉलिकुलर शेप क्या होगा किसका, SF4 का और CF4 का और नेक्स्ट XgF4 के। SF4 की बात करें तो SF4 में सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 4 क्या है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो स्टेरिक नंबर इसके हो जाएंगे 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज़ 5। तो हाइब्रिडाइजेशन इसके sp3d हो जाएंगे, राइट। तो अगर sp3d हो जाएगा तो मॉलिकुलर शेप इसका हम कह सकते हैं क्या होगा, मॉलिकुलर शेप इसके हो जाएंगे ये सी100 हो जाते हैं ना, सी100 शेप के हो जाते हैं, और इसके पास एक लोन पेयर है। दूसरा देखें हम CF4, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों फ्लोरीन बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ, है ना। तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएंगे इसके, स्टेरिक नंबर 4 हो जाएंगे। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हम कह सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। XgF4 की बात करें तो जेनन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 4 फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया, तो टोटल हमारे पास जो बॉन्ड पेयर हो गए वो 4 हो गए और लोन पेयर जो हो गए वो 2 हो गए। हमें पूछा क्या गया है, हमें लोन पेयर के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है, और उसके शेप के बारे में पूछा गया। तो फर्स्ट का शेप शीशो हो जाएगा, दूसरे का टेट्राहेड्रल और तीसरे का स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे, है ना, स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे। तो शेप तो तीनों के अलग हैं, लेकिन लोन पेयर की अगर बात करें तो जो SF4 है, SF4 में जो लोन पेयर है वो 1 है ना, और CF4 में जो लोन पेयर है वो 0 है, और XgF4 में जो लोन पेयर है वो 2 है। तो आंसर इसके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, पार्टिकल इन बॉक्स के हैं, ये अच्छा सवाल है ना। तो हमें दे रखा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइंड लिखा होना चाहिए, कंबाइंड लिखा हुआ था ना, टू अ वन डायमेंशनल बॉक्स फ्रॉम ए श्रोडिंगर इक्वेशन, द एनर्जीज, एनर्जी कंटिन्यूअस लिख रखा है, एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होते, क्वांटाइज्ड होते हैं, है ना, क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट फॉर एनी स्टेट, कांस्टेंट नहीं रहता है ना, ये डिपेंड करता है क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं, डिफाइंड बाय क्वांटम नंबर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। जो एनर्जी होता है किसके लिए, वन डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी होगी n² अपॉन 8ml² के बराबर होता है, ठीक है, ml² के बराबर हो जाएंगे, जहाँ पे l क्या है, लेंथ ऑफ बॉक्स कहलाता है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास ऑफ पार्टिकल और h है यहाँ पे क्वांटम नंबर। तो हम कह सकते हैं डिफाइंड बाय क्वांटम नंबर। कौन से क्वांटम नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। पूछा गया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम मतलब ई और एम के रेशियो पूछे गए हैं। ऑर्डर हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो ई अपॉन एम रेशियो अगर हमें निकालना है ना, ई मतलब चार्ज हो जाता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो हमें निकालना होगा, राइट, चार्ज अपॉन मास रेशियो निकालना होगा। तो हमें पता है इनमें सबसे कम मास जो किसका है, सबसे कम मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है ना। अगर नीचे कोई चीज़ कम आ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम मास से ही देख लें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लगभग मास बराबर होते हैं, तो अगर हम न्यूट्रॉन के लिए निकालें ई अपॉन एम रेशियो तो उसका चार्ज तो 0 है, एम मान लो 1 है, प्रोटॉन के मास से हम कंपेयर कर लें तो इसको भी हम 1 मान लें तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम प्रोटॉन की बात, अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा का जो चार्ज होता है वो +2 होता है, और इसके भी अगर हम मास की बात करें तो 4 प्रोटॉन के बराबर होंगे, तो ये 0.5 हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1 होता है, और उसके जो अगर हम प्रोटॉन के अकॉर्डिंग मास देख रहे हैं तो इसका जो मास हो जाएगा 1 हो जाएंगे, तो ये 1 के बराबर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 है, और हमें पता है कि इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से लगभग 1840 टाइम्स छोटा होता है। तो हम इसको कह सकते हैं 1/1840। तो सबसे ज़्यादा जो मास ई अपॉन एम रेशियो आ रहा है वो किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा हमारा आ रहा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के बाद फिर किसके आ जा रहे हैं, प्रोटॉन के, प्रोटॉन के बाद फिर अल्फ़ा के, और अल्फ़ा के बाद फिर न्यूट्रॉन के। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ़ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड बाय गिविंग 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड इज इक्वल टू। तो हमें पूछ रखा है कि अगर
तो अगर हम इसमें देखें कि जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइट हो रहा है 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देके, है ना। तो वो किस स्टेट में जाएगा वो अगर हम देखें, तो अगर हम फर्स्ट स्टेट की बात करें तो उसकी जो एनर्जी होती है 13.6 Z²/n² से अगर हम निकालना चाहें हाइड्रोजन एटम के लिए तो लगभग ये आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर हम E2 निकालना चाहें मतलब सेकेंड सेल का तो आ जाएगा 13.6 Z² दैट इज़ 1/2², ये लगभग 3.4 के बराबर आ जाएंगे। तो इनके बीच में कहीं जा रहा होगा, इनके बीच में तो कहीं शेल है ही नहीं। तो अगर कहीं शेल है ही नहीं तो वो एक्साइट होके कहीं जा ही नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड होता है ना, तो डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए। तो ऐसा कोई वैल्यू तो हम दे ही नहीं रहे, तो ये एक्साइट होगा ही नहीं। तो अगर एक्साइट होगा ही नहीं तो कोई भी लाइन नहीं बनाएगा, है ना, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हमें काफ़ी आसान सा सवाल था। इसमें पूछा गया था कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम इनमें से कौन से डायमेंशन को फॉलो करेगा। तो टेट्रागोनल के लिए हमें याद रखना है कि जो ए होता है वो और बी बराबर होते हैं, लेकिन सी इक्वल नहीं होता, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इसके बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं ना। ऐसे कुछ याद कर सकते हैं हम कटोम रहित करके, RHT करके, जिसमें क्यूबिक के A=B=C होते हैं और अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और ये A=B=C होते हैं, ये तीनों बराबर होते हैं। और जो ऑर्थोरोम्बिक होता है ये A=B=C होते हैं और ये तीनों बराबर होते हैं। ऐसे हम याद कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इलेक्ट्रॉन दैट इज क्वांटम नंबर n=4 और m=2। तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था। ये क्वेश्चन क्या है, बोनस है। चूँकि अगर n की वैल्यू अगर हमें 4 दे रखा है और m की वैल्यू अगर 2 दे रखा है तो l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 कुछ भी हो सकते हैं। m की वैल्यू 0, m की वैल्यू -1, 0, +1, m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 और m की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ये कुछ भी हो सकते हैं, है ना। और s की वैल्यू या तो +½ होंगे या तो -½ होंगे। तो अगर जो हमें ऑप्शंस दे रखा है वो सारे मैच कर रहे हैं ना, सारे सही हैं, इसमें कोई गलत है ही नहीं। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। इसलिए क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बोनस होना चाहिए, ठीक है। तो होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे या 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसा टाइम मिले उस अकॉर्डिंग हम आगे और करेंगे और ऐसे ही फुल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।